हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे थे यूकैरियोट्स के सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, जिसमें ऑलरेडी सेल मेम्ब्रेन पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे सेल वॉल। सेल वॉल एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है जो फॉर्म करती है आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन फंजाई एंड प्लांट्स। सेल वॉल ना ही शेप प्रोवाइड करती है, साथ ही ये प्रोटेक्ट करती है सेल को फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। ये हेल्प करती है सेल टू सेल इंटरेक्शन में और ये प्रोवाइड करती है बैरियर फॉर अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल। एल्गी के पास सेल वॉल होती है जो बनी होती है सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। वाइल जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन से। यंग प्लांट में सेल वॉल प्राइमरी वॉल कहलाती है जो कि कैपेबल होती है ग्रोथ के, जो ग्रेजुअली डिमिनिश होने लग जाती है जैसे ही सेल मैच्योर होती है। उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है जो कि प्राइमरी सेल के अंदर की तरफ बनती है, मतलब मेम्ब्रेन की तरफ बनती है। मिडिल लेमिला एक लेयर है कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है जो कि दो नेबरिंग सेल को होल्ड करके या फिर ग्लू करके रखती है। सेल वॉल एंड मिडिल लेमिला के से होता हुआ प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन जाता है जो कि दो सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। वैसे तो जो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बट मैनी ऑफ दीज आर कंसिडर्ड टुगेदर एज ए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्योंकि ये फंक्शन कोऑर्डिनेटेड मैनर में करते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ऑर्गेनेल्स आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल। क्योंकि फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का, क्लोरोप्लास्ट का एंड पेरोक्सिसोम का कोऑर्डिनेटेड नहीं है अबव कंपोनेंट के साथ, इसीलिए हम इसे नहीं कंसीडर करते एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं जब यूकैरियोटिक सेल की, तो उससे पता चलता है कि सेल के अंदर प्रेजेंट है नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो कि स्कैटर्ड है साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो इंट्रासेल्युलर स्पेस होता है उसको डिवाइड करता है डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में, दैट इज ल्यूमिनल इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल दैट इज साइटोप्लाज्म वाला पार्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम भी अटैच होते हैं अगर उनकी आउटर सरफेस पे, तो ऐसे राइबोसोम को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके पास राइबोसोम नहीं अटैच होते आउटर सरफेस पे, उन्हें हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें देखने को मिलते हैं ऐसी सेल में जो कि एक्टिवली इन्वॉल्व होती है प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन में, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो न्यूक्लियर की आउटर मेम्ब्रेन से कंटिन्यूअस एक्सटेंशन होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहाँ पर प्रेजेंट होती है जहाँ पे लिपिड का सिंथेसिस होता है, जैसे कि एनिमल सेल में हमें देखने को मिलता है लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन, वो सिंथेसाइज होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। नेक्स्ट ये गोल्गी एपेरेटस। कैमेलियो गोल्गी ने 1898 में सबसे पहले ऑब्जर्व किया डेंसली स्टेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के पास। बाद में उन्होंने इसे नाम दिया गोल्गी बॉडी। उन्होंने ये भी बताया कि ये बने होते हैं फ्लैट डिश शेप्ड सैक और सिस्टर्नी से जो कि 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर के 1 माइक्रोमीटर डायमीटर के होते हैं। ये स्टैक्ड जो होते हैं वो पैरेलली अरेंज होते हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, और बहुत सारे नंबर ऑफ सिस्टर्नी प्रेजेंट होती है एक गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। गोल्गी सिस्टर्नी कंसेंट्रिकली अरेंज होती है नियर द न्यूक्लियस विथ डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस और फॉर्मिंग फेज या फिर ट्रांस और मैच्योरिंग फेज। सिस फेज और ट्रांस फेज जो होते हैं वो एंटायरली डिफरेंट होते हैं, बट ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। आप लोगों को पेज नंबर 133 पे फिगर देखने को मिल जाएगा। फिगर 8.6 में गोल्गी एपेरेटस दिया हुआ है। गोल्गी एपेरेटस का प्रिंसिपल फंक्शन ये है कि वो पैकेजिंग करती है मटेरियल को, ताकि मटेरियल को हम अंदर सेल के अंदर इंट्रासेल्युलर टारगेट में सेंड कर सके या फिर बाहर सेंड कर सके। जो भी मटेरियल इसमें पैक होता है वो आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मटेरियल का फॉर्मेशन होता है जो गोल्गी एपेरेटस के सिस फेज से फ्यूज होता है और ट्रांस फेज या फिर मैच्योरिंग फेज से सिक्रीट हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि क्यों गोल्गी एपेरेटस हमेशा क्लोज एसोसिएशन में रहती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ।
बहुत सारे प्रोटीन जो राइबोसोम सिंथेसाइज करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, वो मॉडिफाई होते हैं गोल्गी सिस्टर्नी में और बाद में ये रिलीज होते हैं ट्रांसफेज से। गोल्गी apparatus इंपॉर्टेंट साइट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। नेक्स्ट इज लाइसोसोम। लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है जो गोल्गी apparatus में पैकेजिंग के वक्त बनते हैं। अगर हम आइसोलेटेड लाइसोसोम की स्टडी करें तो देखा गया है कि ये ऑलमोस्ट सभी इसमें प्रेजेंट होते हैं सभी तरह के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जैसे कि हाइड्रोलेसिस, लाइपेज, प्रोटीएजेस एंड कार्बोहाइड्रेट। ऑप्टिमली ये एंजाइम एक्टिव होते हैं एसिडिक पीएच में और ये एंजाइम कैपेबल होते हैं फॉर डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट इज वैक्यूल्स। वैक्यूल एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। इसमें प्रेजेंट होता है वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल जो कि सेल के लिए यूजफुल नहीं है। वैक्यूल बाउंड होता है एक सिंगल मेम्ब्रेन से जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। प्लांट सेल में वैक्यूल 90% सेल वॉल्यूम को कवर करता है। इन प्लांट्स जो टोनोप्लास्ट होती है वो फैसिलिटेट करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। इसीलिए जो कंसंट्रेशन होता है वैक्यूल के अंदर सिग्निफिकेंटली हाई होता है एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म। अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। बहुत सारे सेल ऐसी होती है जैसे कि प्रोटिस्टा की सेल, जब ये फूड पार्टिकल को इनगल्फ करते हैं तो उनके अंदर फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड राइबोसोम। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।